हाँ, बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। हम कर रहे थे अपना मॉड्यूल 3, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो जो हमारी जो बनी थी वो थी डायरेक्टिंग के ऊपर, और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग चैप्टर प्लस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इनको भी हम अलग अलग पार्ट्स में जैसे हमने प्रीवियसली किया था प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कंट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर रिजल्ट्स। सिंपल वर्ड्स में जो हमने चाहा था, मतलब ऐसा रिजल्ट आए, उसको हम थोड़ा सा और करीब ले जा रहे हैं। जो हमारा अभी एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल सिचुएशन जो भी चल रही होगी उसको अपने डिजायर्ड सिचुएशन के पास ले जाना ही कंट्रोलिंग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ फीचर्स कि कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा जो मैनेजमेंट है उसका एक तरीके से लास्ट फंक्शन है, और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस में से ही एक है ना। प्लस कंट्रोलिंग, जैसा कि हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ में, कम्युनिकेशन, ये जो चीज़ें हमने कुछ पढ़ी जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उसी तरीके से कंट्रोलिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली बेसिस पे या परवेसिव नेचर के थ्रू हम डायरेक्टली करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी हमारे लिए कंट्रोलिंग है कि हमारा जो पीरियड है 1 घंटे का लगेगा, 45 मिनट का लगता है, ठीक है। तो उतनी देर तक हम वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में ये, और जब लंच टाइम होता है तो उतने ही टाइम में हमें लंच करना होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन कंट्रोल, या फिर उसको हम कंट्रोलिंग सिस्टम कह सकते हैं। प्लस कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है जो चलती ही जाती है, और ये जो कंट्रोलिंग है ये पूरा बेस्ड ऑन, यानी इससे ही हमारा रिजल्ट तय होगा कि अगर हमारी कंट्रोलिंग अच्छी होगी तभी हमारा रिजल्ट भी है, तो वो जो हमने चाहा था उसके अनुसार होगा। इसीलिए एक पॉइंट इसके अंदर फीचर में एक और मैं ऐड कर देती हूँ, जो प्लानिंग है वो उसको हम कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं और कंट्रोलिंग को प्लानिंग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला पहला फंक्शन भी माना जा सकता है और लास्ट भी। क्यों? क्योंकि अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है, कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारी कंट्रोलिंग अच्छी है बट प्लान अच्छा नहीं है तो भी हमें अपना गोल अचीव नहीं हो सकता। इसीलिए जो कंट्रोलिंग है और प्लानिंग है उनको एक ही माना जाता है, ठीक है। तो ये जो फीचर मैंने ऐड ऑन किया एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग जरूरी क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहले जितने भी हमने फंक्शंस किए वो सारा किससे रिलेटेड था कि हमें अपना गोल जो हमने चाहा था उसको अचीव करना, इसमें भी वही फंक्शन है। उसके बाद हम जो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड है उसको जज करेंगे, यानी कि जो हम काम हमने सोचा था उसके अनुसार जो हमारा काम हो रहा है उसको हम जज करेंगे। उसके बाद हमारे जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी में आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस में कॉमन पॉइंट, तो वहीं यहाँ पे बात कर दी इसने एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसको हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हैं या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद है हमारा डिसिप्लिन और ऑर्डर को इंश्योर करता है कंट्रोलिंग, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा काम चल रहा है, हम उसको ऑर्डर कैसा दे रहे हैं, कैसा वो काम कर रहा है, कैसा डिसिप्लिन चल रहा है, ये सारा किस पे बेस्ड ऑन होता है? कंट्रोलिंग पे। उसके बाद है हमारा जो एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाता है कंट्रोलिंग, क्योंकि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्शन अच्छी हो रही है, कंट्रोलिंग के अंदर अगर हम उनको गाइड अच्छा कर रहे हैं, हैंडल आउट अच्छे से कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता। अब हम जानेंगे कंट्रोलिंग किस तरीके से चलती है या उसका प्रोसीजर या स्टेप्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस में ये है कि हम सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि हमें जो परफॉर्मेंस या जो भी चीज़ परफॉर्म करनी है उसका एक बार सेट कर देंगे, उसका एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। उसके बाद सेकंड में हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ था, उसको अब अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर आउट करेंगे कि वैसा हो रहा है या नहीं। अब थर्ड में यही करना है, हमें इन दोनों का करना है कंपैरिजन, ओके। फिर उसके बाद
हमें अगर कोई भी भूल चूक या फिर कुछ भी गलती है जहाँ पे कमियाँ होंगी उसको एनालाइज करना है, और लास्टली हमें अपने जो भी कमियाँ उसको पूरा करने के लिए करेक्टिव आइडियाज़ देने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो चलता है, वो स्टेप्स चलते हैं, प्रोसीजर जो हम कह सकते हैं। अब हम जानेंगे एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या है। ठीक है, तो देखते हैं एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम होना चाहिए वो सिंपली रहना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ताकि जो न्यू एम्प्लॉय है उसको समझने में आसानी रहे। उसके बाद है हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्लस जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है या फिर जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी डिज़ाइन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि वो डायनामिक नेचर में भी ढल सके। ओके, फिर उसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि आगे की परिस्थितियों को, आगे की सिचुएशन को भी ध्यान में रख के कंट्रोलिंग को करना चाहिए। उसके बाद है हमारा एफिशिएंट कंट्रोल टेक्निक्स। ठीक है, तो जो भी हमारी टेक्निक्स जो यूज़ होंगी वो एफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं गुड कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब है क्या और क्या उसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले सिंपली वर्ड्स में मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल। ठीक है, जैसे कोई फ्रेंड है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, बहुत ही बेटर होगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंपल वर्ड्स में है तालमेल होना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी, हार्मनी मीन्स एकता, एकजुटता, ठीक है, इज एस्टैब्लिश्ड among different activities of an organization so that organizational goals can be achieved successfully। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ इतना बोला गया है कि एकजुटता के साथ ऐसा काम करना है जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन एक छोटा सा टॉपिक जो है हमारा, उसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अब आपसे जो पूछा जाएगा इज इम्पोर्टेंस, कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं इसके ऊपर अब नज़र डालते क्या है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज आजकल मतलब चाहे किसी भी मतलब कंपनी में आप चले जाइए, हर किसी का साइज स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का तो लोगों की जो प्लुरैलिटी है, लोगों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, इट्स ऑब्वियस। तो ज़्यादा लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन होना पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन एकजुटता के साथ अगर हम उनको मतलब बोलें, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाएं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी तो जो जितने पीपल हमने रखे हुए हैं उसको क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अपने अपने काम को अगर उनको उनका रोल समझा दिया जाए, उनका काम समझा दिया जाए, तो उनके बीच में ऐसा कोई क्लैश नहीं होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, तो इसलिए ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब हमारा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी कि मे बी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने अब कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए हमने अलग अलग लोगों को उनका काम समझा दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दें तो भी चांसेस हैं कि उनके बीच में क्लैश हो जाए, तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब है स्पेशलाइजेशन। इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप एग्जांपल ले लेते हैं फूड बनाने का, कुछ भी। ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ आती है और मेरे को पता है कि वो मैंने जो बनाया था वो सब लोगों को पसंद है, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं अगर खाना बना रही हूँ तो उसके अंदर और कोई हाथ नहीं लगाए, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बनाऊंगी अकेले, मैं खुद कर लूँगी तो वो सही बनेगा, और 10 लोग बनाएंगे तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, कहते हैं ना। तो इसी तरीके से जब स्पेशलाइजेशन होगा तो वो इंसान जो स्किलफुल है, जिसके पास नॉलेज है, तो वो यही चाहेगा कि मैं जो काम करूँगा उसके अंदर पूरा काम मेरे मतलब जिम्मे छोड़ दिया जाए, कोई और उसमें ज़्यादा आके इंटरफेयर ना करे। तो इसलिए उस सिचुएशन में भी हमारा कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, यानी कि
किसी भी प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेसेस को करने के लिए एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ले लेते, कुछ भी काम ले लेते कि हाँ, अगर हमारे घर में 2 बहनें हैं, ठीक है, 2 बहनें हैं, तो हम अगर किसी मम्मी ने किसी को बोला कि तू ये काम कर दे, तो दोनों में एक तरीके से थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ, वो देखेगी कि वो कर देगी, ये देखेगी कि ये कर देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। तो ऐसा जो प्रोसेस के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस ना हो, एक दूसरे पर निर्भर वाली सिचुएशन, उसके लिए भी हमारे लिए कोऑर्डिनेशन बहुत 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 ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो हमारा ख़त्म होता है यहीं पे, और जो हमारा मॉड्यूल 3 है साथ साथ वो भी यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं अपना ऑप्शनल जो हमारे मॉड्यूल्स हैं 4th and 5th, उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद आपके डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हमारे वीडियोस कैसी लगती हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और 150+ क्वेश्चंस गोल्डन सीरीज, उसको जाके आप प्लीज़ दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।